सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में पॉलिटी के बारे में। यस, पॉलिटी हमारा होता है एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, कौन सा आर्टिकल क्या करते हैं, क्या हायरार्की रहती है हमारे जुडिशियल सिस्टम की, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि हमारा संविधान जो है वो कैसे वर्क करता है, हमें पूरा उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा और कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। हम क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी, मतलब हमें क्वालिटी पे फोकस करना है ना कि क्वांटिटी पे। हम क्रिस्प रहेंगे, बट वो उस पर फैक्चुअल डेटा पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और वही चीज़ें यहाँ पे हम रिकॉल करके अच्छे से पढ़ेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ इंडिया, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। 29 अगस्त 1947, ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंटेड। उसके बाद हमारा आता है दिसंबर 11 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। 90 और यहाँ पे नवंबर 4 1947 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड। तो इस तरीके की यहाँ पे पूरी हायरार्की चलती है, यहाँ पे कैसे क्या फॉर्म हुआ था अभी हम इस पर डिटेल में आएंगे। ये बेसिकली आपके ओवरव्यू के लिए है। सो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लीगली हमारा इन्फोर्स हुआ था। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। और 2000 अमेंडमेंट बिफोर इट फाइनलाइज, मतलब कि 2000 चेंजेस हुए थे इसको फाइनलाइज करने से पहले। और आप ये जो फ्रंट पेज इसका देख रहे हो, ये सब कुछ यहाँ से हैंडमेड हुआ था। जो फ्रंट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे उसको हाथों से लोगों ने बनाया था। और वो देखोगे इस टाइम का वो प्रिंट भी करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। और सोचो कि उस टाइम सब ने उसको हाथों से बनाया था। सो पूरा हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसको तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तब जाके ये हमारा ड्राफ्ट हुआ था। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ is the supreme law of India. It is like the rule book that guides how the country should be governed. It tells us how the government is organized and what rights the people have. तो बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो सुप्रीम लॉ है, मतलब कि सुप्रीम लॉ का मतलब आप समझो लाइक इसके आगे कुछ नहीं है, सब इसके अंडर में आते हैं। मान लो यहाँ पे अगर आपका मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रॉम प्रेसिडेंट टू आ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, सब कुछ उसके अंडर में आते हैं। मतलब सब कोई उसे एक समान है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में, भले वो चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, डजेंट मैटर, चाहे वो कोई भी एक आम नागरिक हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, एक तरह का रूल बुक है। जैसे कि आपको, आप अगर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते होगे तो उसको में उसमें क्या रहता है कि आपको ये ड्रेस पहन के आना है, इतने बजे आना है, ये करना है, ये नहीं करना है, फ़ोन्स नहीं लाने हैं क्लास में। ये सारी चीज़ें रूल बुक्स होती है ना आपके स्कूल में, सेम यहाँ पे रूल बुक पूरे कंट्री का है ये, जिसको लोग फॉलो करते हैं। अगर उससे कोई इधर उधर आगे पीछे जाता है तो उस पर लगते हैं चार्जेस, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। इट टेल्स हस हाउ द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट द राइट्स पीपल हैव। और ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट जो है कैसे क्या अपना काम करेगी, और लोगों को भी ये बताता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या मूलभूत अधिकार हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कौन बताता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अडॉप्ट कब किया गया था? जस्ट अभी मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 को। केम इनटू इनफोर्स, देखो अडॉप्ट कब किया गया था और फोर्स में कब आया था, ये दोनों चीज़ें बातें अलग अलग हैं। आप अगर भी एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए पूछ लेगा कि बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था, तो उसका आंसर 26 जनवरी 1950 होगा। बट कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन भी दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स और अडॉप्टेड में क्या डिफरेंस है। अडॉप्टेड का मतलब कि हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाएंगे और यहाँ पे हम उसको ड्राफ्ट करने में लग जाते हैं। और फोर्स का मतलब ये है कि हाँ, इस दिन हमारा फाइनल हुआ, अब यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉलो होगा रेस्ट ऑफ अपकमिंग ईयर्स में। नाउ
It is the largest written constitution in the world with 22 parts, 395 articles and 12 schedules. तो ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया का, जिसमें 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं जो कि आप धारा समझते हो वही, और यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं। की फीचर्स इसके क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नेंस का। फ्रेमवर्क क्या समझते हो? जैसे कि एक घर का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हमारा पूरा नींव टिका होता है, उसी तरीके से हर एक गवर्नमेंट बॉडी का एक फ्रेमवर्क इसने यहाँ पे तय कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है गवर्नमेंट का कि हाउ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, कि कैसे हमारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगा। अब यूनियन से आप क्या समझते हो? जो कि हमारी दिल्ली में सरकार होती है उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो दिल्ली में लाइक पीएम प्रेसिडेंट ये सब दिल्ली में है ना, तो ये हमारे हो गए यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल, जो हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया। और उसके बाद जो स्टेट हो गए, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये जो स्टेट्स हैं इनके जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। गारंटीज फंडामेंटल राइट्स एंड लेस डाउन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। सो डीपीएसपी क्या हमें बताता है यहाँ पे कि कैसे कोई भी स्टेट क्या पॉलिसी फॉर्म कर सकती है, क्या उसके प्रिंसिपल होंगे, क्या उसकी पॉलिसीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी बताता है एक स्टेट को, और ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स का। अभी बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हो? जैसे कि यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द प्रियम्बल। सो प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हाईलाइट्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गोल और ऑब्जेक्टिव जो डिफाइन करता है उसको बोलते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे कि आपका कॉलेज का एक गोल होगा, विजन होगा, मिशन होगा, कि मुझे, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप टेक्निकल फील्ड में ये अचीवमेंट ला सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये आपका विजन हो सकता है। ये सारे कहाँ पे आपको लिखे होते हैं? एक विजन और मिशन उस तरीके से लिखा होता है। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? प्रियम्बल, जिसमें वो बताता है, हमें इंट्रोडक्शन देता है पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद हाईलाइट करता है गोल और ऑब्जेक्टिव का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल में, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हमें उसकी डेफिनेशन के साथ उसका की टर्म भी याद करना पड़ेगा। उसका मतलब हमें उस वर्ड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सोवर, उसका मतलब क्या होता है? इंडिया इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। सोवरन बॉडी है इंडिया एक, कि मतलब ये खुद के डिसीजन, हम अब आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम ब्रिटिशर से पूछेंगे कि बताओ हम ये रिफॉर्म्स लाएं या नहीं लाएं। हम अपने रूल्स खुद बना सकते हैं और बनाते आए हैं और आगे ही बनाते रहेंगे। सोशलिस्ट, द गवर्नमेंट शुड वर्क टूवर्ड्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ। तो गवर्नमेंट को किस पे वर्क करना चाहिए? कि वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज़ है, जैसे कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो दोनों को कंबाइन करें, दोनों को कंबाइन इन द सेंस दोनों को एक तरह का ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, इस पे हमें वर्क करना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। इसको बोलते हैं सोशलिस्ट। सेक्युलर, आपने बहुत सुना होगा सेक्युलर इंडिया, तो इसका मतलब क्या है? तो सेक्युलर मतलब देर इज़ नो स्टेट रिलीजन एंड ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एक धर्म, कोई भी एक रिलीजन हमें नहीं मानना है, हमें सारे धर्म का आदर करना है और सभी धर्म की रिस्पेक्ट करनी है। रिलीजन इज नो, देर इज़ नो स्टेट रिलीजन। यहाँ पर कोई ऐसा एक नहीं है रिलीजन जो कि हम बोले कि हाँ ये संविधान में है, इसको ज़रूर फॉलो करना है, बाकी को नहीं फॉलो करोगे तो चलेगा, या बाकी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा। अगर आप इंडिया में हो तो आपको हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, सो द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर टू चूज देयर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। तो हर 5 साल में क्या होता है? इलेक्शन होता है। अभी रिसेंट में हमारे इलेक्शन कहाँ पे आ रहे हैं? बिहार में आ रहे हैं। सो वहाँ पे क्या होगा? लोग इलेक्शन में अगर लीगली चलते हैं तो जो लोग होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ इलीगल तरीके से कुछ इन्फ्लुएंस लोग कर देते हैं, तो लोग इधर उधर चले जाते हैं, वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देते हैं। बट ये एक तरह का क्या लूप होल मान सकते हैं, जिसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अभी हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इन्फ्लुएंस करने के लिए अलग अलग तरह के अपने हथकंडे अपनाते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना। बट अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिक
नेशन की बात करें तो यहाँ के जो अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ के जो लोग होंगे उनका राइट है वो अपने खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही हमारा पीएम बनेगा, वही हमारा प्रेसिडेंट बनेगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट अ मोनार्क। तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है द मेन ऑब्जेक्टिव्स। सो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी। तो यहाँ पे देखो चार चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव्स प्रियम्बल के। अब देखो यहाँ पे क्या है, जस्टिस आप क्या समझते हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो इंश्योर फेयरनेस फॉर ऑल। लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब कि हम सोचने की आज़ादी हो, एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो, बिलीव, फेथ, वर्शिप करने की आज़ादी हो, पूजा करने की आज़ादी हो, किसी पे विश्वास करने की आज़ादी हो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसा ना हो कि अगर एक को हमें एग्ज़ाम, जैसे कि आप जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब मान लो जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी के एग्ज़ाम के लिए किसी को हम एक स्पेशल स्टेटस दे दें कि हाँ आप दे सकते हो एग्ज़ाम, आप नहीं दे सकते बिकॉज आप यहाँ से बिलोंग करते हो। सो ये इनइक्वालिटी हुई, आपको यहाँ पे गुस्सा आएगा, आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये चीज़ इंश्योर करना है गवर्नमेंट को कि ये चीज़ ना हो पाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को इक्वल स्टेटस मिले। फ्रेटर्निटी, टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमंग ऑल इंडियंस, मतलब यूनिटी और इंटीग्रिटी हमें प्रमोट करना है सारे भारतवासी के बीच में। ऐसा ना हो कि हम डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स वाला अपनाएं हथकंडा और लोगों पे रूल करें, ये नहीं, हमें इक्वालिटी यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब आते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार आपसे क्या होते हैं। फंडामेंटल मतलब जो आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपका फंडामेंटल राइट है। सो देर आर बेसिक राइट्स given to every citizen by the constitution. They are guaranteed to ensure freedom, equality and protection from injustice. तो इसका मतलब समझो आप, देयर आर बेसिक राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन, सभी को एक हमने अधिकार दे रखा है, हर एक भारत निवासी को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो उसके अंदर में आता है उसको हमने राइट्स दे रखे हैं, इवन फॉरेनर्स को भी कुछ राइट्स दे रखे हैं। They are guaranteed to ensure freedom, equality and protection from injustice. उनको ये गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करता है कि आपका फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनजस्टिस हम नहीं होने देंगे, आपको सब कुछ प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको आपको कुछ हार्म नहीं होने देंगे अगर आप लीगली चलते हो तो। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, ये राइट को हम आप तो किसी से भी छीन नहीं सकते, बाय द गवर्नमेंट अनलेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो आप ये आप खुद से रिसर्च करना कि इमरजेंसी पहली बार कब लगी थी और कौन सी इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगी है। ठीक, तो दो तरह की इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल और एक डेमोक्रेटिक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी तो लगी है, बट कब लगी है वो आप देखना, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है नहीं लगी है वो आप देखना। ये आप खुद से टास्क करना ताकि आपका थोड़ा सा और नॉलेज बूस्टअप हो, थोड़ा आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा। फूड ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं वो मैं यहाँ पे देने की कोशिश करी है। ये फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सो देयर आर एक राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 बात करता है आर राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या होता है, ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, लॉ के सामने हर एक सिटीजन इक्वली ट्रीट करेगा, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स एक्सेट्रा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, यू कैन स्पीक योर माइंड, मूव फ्रीली एंड लिव द वे यू वांट। तो रिलीजन टू राइट टू फ्रीडम आर्टिकल क्या बोलता है, 19 to 22, कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो पूरे इंडिया में, जहाँ चाहो आप वहाँ, कोई आपको नहीं रोकेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या समझते हो, एक्सप्लॉयटेशन मान लो आपका किसी ने अब्यूज़ कर दिया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, आपका चाइल्ड लेबर कोई करा रहा है, वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन में आ गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई धर्म को फॉलो करने नहीं दे रहा, अगर वो कोई आपको वायलेट करता हुआ दिख जाए, आपका धर्म कोई आपको फॉलो नहीं करने दे रहा, तो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है। ये कहाँ पे बात हुई है, आर्टिकल 25 से 18।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30, प्रोटेक्ट्स द राइट फ्रॉम माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। तो देखो, राइट टू एजुकेशन, चाइल्ड अब्यूज, हर एक धर्म को हमें मानना चाहिए, हर एक धर्म को फॉलो करने का आपको फ्रीडम है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बोलते हैं हार्ट एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत बार आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या संविधान का हार्ट और सोल किसको बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को। और इसको ये वही आर्टिकल है जो रिट इंट्रोड्यूस करता है, जो 5 तरह के रिट्स होते हैं। तो वो रिट्स कौन से हैं वो आप खुद से पढ़ने की कोशिश करना, और यही रिट्स आर्टिकल 32 के अंडर में आते हैं।